नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशवा माधव नारायण राव एवं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको सारे फैक्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, पेशवा माधव नारायण राव के शासनकाल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी कि इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यानी आंग्ल अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इनके कार्यकाल की यही रही है। ठीक है, देखिए, पेशवा माधव नारायण राव को माधव राव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और पेशवा के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो 1774 ईस्वी से लेकर 1776 ईस्वी यानी मात्र 2 साल ही रहा था। ठीक है, इनके पिता का नाम था नारायण राव, ठीक है, जिनकी हत्या इनके चाचा राघोबा यानी रघुनाथ राव ने कर दी थी। ठीक है, इसके बाद में इनकी माता का नाम था गंगूबाई। क्या नाम था? गंगूबाई थी। ठीक है, अब गंगूबाई इनकी माता का नाम था। अब नेक्स्ट फैक्ट्स देखिए, मराठा सरदारों ने नारायण राव के 40 दिवसीय पुत्र को माधव राव द्वितीय के नाम से पेशवा बनाया था। यानी जब ये पेशवा बने थे, शिशु थे, मात्र 40 दिन के क्या थे? शिशु थे। ये शिशु पेशवा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये 40 दिन के शिशु थे। इनको मराठा सरदारों ने क्या किया? नया पेशवा बनाया। राघोबा को हटाकर, यानी इनके चाचा रघुनाथ राव, इनके पिताजी के जो चाचा जी थे रघुनाथ राव, उनको हटाया क्योंकि उन्होंने ही पेशवा नारायण राव की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो मराठा सरदारों ने नए पेशवा के रूप में माधव नारायण राव को घोषित किया और ये जब पेशवा बने थे तो मात्र 40 दिन के थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये नारायण राव के पुत्र थे। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए, ठीक है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में, यानी पेशवा माधव नारायण के संरक्षण के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 सदस्यों की 12 भाई परिषद का निर्माण हुआ, जिसने शासन संचालन अपने हाथ में लिया। ठीक है, यानी एक 12 सदस्यों की परिषद बनी, कमेटी बनी, ये शासन का संचालन करेगी और पेशवा माधव नारायण राव का क्या करेगी? संरक्षण करेगी। और इसके जो नेतृत्व करता थे, हेड थे, प्रधान थे, वो नाना फडणवीस थे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 12 भाई परिषद किस पेशवा के शासनकाल में बनी थी या किस पेशवा के लिए बनाई गई थी? तो याद रखना है, माधव नारायण राव के लिए बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? नाना फडणवीस के नेतृत्व में बनाई गई थी। अब इसमें जो शामिल सदस्य थे 12, उनके नाम देख लीजिए। 12 भाई परिषद के सदस्य कौन कौन थे? देखिए, सखाराम बापू, राम शास्त्री, भगवान राम प्रतिनिधि, मोरोहो फडणवीस, तुकोजी होलकर, माहोजी घोरपड़े, त्रिंबक राव पैठे, हरिपंत फड़के, बाबाजी नायक, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और शाम शास्त्री। ठीक है, इस अवधि में मराठा शक्ति के 2 सूत्रधार थे, एक तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। जो मराठा शक्ति के जो आधार थे इस समय ये थे। इनकी सर्वोच्च सत्ता चल रही थी और उस समय ये बहुत ही अच्छी पावर में थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कि किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 6 बड़ा मराठा राज्य की जो देखरेख है, यहाँ 6 ये वैसी टाइप हो गया है, बड़ा भाई यानी 12 भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है माधव नारायण राव, जिसको सवाई माधव राव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1774 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य मराठा केंद्रीय प्रशासन का संचालन तथा नीति निर्धारण, सेना संचालन और सैनिक गठबंधन को छोड़कर, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता था? तो याद रखना है कि 1774 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य मराठा साम्राज्य के जो केंद्रीय प्रशासन का संचालन है वो कौन करते थे? नाना फडणवीस करते थे। 1800 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। केवल ये सेना संचालन और सैनिक गठबंधन को छोड़कर सारे काम ये संभालते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फैक्ट्स याद रखिएगा कि माधव नारायण राव ने 1796 ईस्वी में क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। पेशवा माधव नारायण राव ने भी आत्महत्या करी थी। ठीक है, इससे पहले इनके जो दादाजी थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध की वजह से। और ये नाना फडणवीस से ज़्यादा परेशान हो गए, इस वजह से इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और भी बहुत सारे रीजन्स बताते हैं इतिहासकार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताएं जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया, जो मराठा पतन का कारण बना था। तो याद रखना है नाना फडणवीस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था
कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। ठीक है, तो किसके बारे में कहा था किसी अंग्रेज ने? नाना फडणवीस के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है कि वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, तो वो थे नाना फडणवीस। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नाना फडणवीस को। अगला क्वेश्चन है कि नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था? जो अभी हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में, तो याद रखना है नाना फडणवीस का वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अगला है क्वेश्चन हमारा कि किसे मराठा खलनायक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव को। अगला क्वेश्चन है कि महादजी सिंधिया की सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने वाला सेनापति विनोदा वोइन किस देश का निवासी था? तो याद रखना है विनोदा वोइन इटली देश का निवासी था और ये महादजी सिंधिया का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था विनोदा वोइन। इसने महादजी सिंधिया की सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस पेशवा के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है पेशवा माधव नारायण राव के समय। अब हम पढ़ते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य चला था, यानी लगभग ये 7 वर्षों तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चलता रहा था। युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी थी? तो याद रखना कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव यानी राघोबा को पेशवा के पद से हटा दिया था। इस परिस्थिति से घबराकर जो राघोबा थे यानी रघुनाथ राव थे, वो भागकर अंग्रेजों की शरण में बम्बई चले गए थे। इस प्रकार अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मनोवांछित मौका मिल गया था इस टाइम पे। अब होता क्या है आगे कि बम्बई सरकार के पूना स्थित दूत मोस्टिन, ठीक है, ये नाम याद रखना, मोस्टिन ने मराठों की इस दुर्बलता से अंग्रेजों को लाभ उठाने के लिए कहा था। फलस्वरूप इनके बीच में क्या हुई? सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। अब देखिए सूरत की संधि, देखिए कि सूरत की संधि क्या है, इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि एग्जाम्स में खूब आती है। सूरत की जो संधि है ये 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी और ये किसके मध्य हुई थी? तो बम्बई परिषद और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। यानी बम्बई परिषद यानी अंग्रेजों की बम्बई परिषद थी अंग्रेजों की, उसके बीच में और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों व रघुनाथ राव के बीच में 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई। ठीक है, बम्बई परिषद ने बिना गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से सलाह लिए रघुनाथ राव के साथ क्या कर ली थी? सूरत की संधि कर ली थी। ठीक है, इन्होंने क्या है कि गवर्नर जनरल से भी परमिशन नहीं ली बम्बई परिषद ने और काउंसिल से भी सलाह नहीं ली थी गवर्नर जनरल की से, डायरेक्टली इसके साथ में क्या कर ली थी? इन्होंने सूरत की संधि कर ली थी। ठीक है, इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं कि शर्तें क्या थीं इस संधि की? कि अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा के रूप में स्वीकार किया और 1.5 लाख रुपए वार्षिक के बदले 2500 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेंगे ऐसा वादा किया कि भाई हम आपको पेशवा स्वीकार करते हैं, जब आप पूना में रहेंगे पेशवा के पद पर तो 1.5 लाख रुपए हम आपसे वार्षिक लेंगे और 2500 सैनिक आपकी रक्षा के लिए देंगे, ऐसी शर्त हुई। इन सैनिकों का जो व्यय होगा, खर्चा पानी होगा, वो रघुनाथ राव यानी पेशवा को देना पड़ेगा, यानी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा सालसेट, बसीन, थाना और आसपास के टापू अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त सूरत तथा भड़ोच के जिलों की आय का आधा भाग भी अंग्रेजों को मिला करेगा। मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण करना बंद कर देंगे। इसके अलावा यदि रघुनाथ राव ने पूना दरबार से कोई संधि की तो, यानी अंग्रेजों से कर लिए, अगर मराठा सरदार जिन्होंने उसको इस पद से हटाया अगर उनसे कोई दोबारा पुनः संधि करता है तो उसमें अंग्रेजों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जब भी पेशवा बन जाएगा तो कोई भी XYZ किसी भी राज्य के साथ संधि करेगा तो भी अंग्रेजों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी यह कंपनी की अनुमति के बिना किसी से ना तो संधि करेगा ना ही किसी यूरोपियन को नौकरी पर रखेगा। ऐसा नहीं किसी पुर्तगाली को, किसी डच को या किसी अंग्रेज को, किसी को भी नौकरी पर नहीं रख सकता, पहले अंग्रेजों की काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब क्या थे? सूरत की संधि के तहत ये सब बातें हुई थी। ठीक है, संधि के अनुसार राघोबा यानी रघुनाथ राव ने सैनिक व्यय के लिए बम्बई सरकार को 6 लाख रुपए दिए और बम्बई सरकार ने कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में पेशवा के विरुद्ध सेना भेज दी। ठीक है, पेशवा कौन है? माधव नारायण राव के विरुद्ध सेना भेज दी। इस सेना ने अर्रा यानी आरस के युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया
इसके बाद तेलगांव के युद्ध में मराठों ने बम्बई सरकार को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यानी पहले मराठा पराजित हुए आरस के युद्ध में, लेकिन उसके तुरंत बाद तेलगांव के युद्ध में मराठों ने बम्बई सरकार की जो परिषद थी उस परिषद को ही पराजित कर दिया। कलकत्ता सरकार यानी वारेन हेस्टिंग्स, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, जो सूरत की जो संधि हुई थी उसको अस्वीकृत कर दिया तथा बम्बई सरकार को युद्ध बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके उपरांत कलकत्ता परिषद ने कर्नल अपटन को पुणे भेजा। ठीक है, ये क्या कि बंगाल में जो कलकत्ता परिषद थी, मेन परिषद थी, हेड ब्रांच थी, वहाँ से कर्नल अपटन को पुणे भेजा गया, यानी पेशवाओं के पास भेजा गया, पेशवा माधव नारायण राव के पास भेजा गया, पेशवा माधव नारायण राव की परिषद के पास भेजा गया। और इसने पुणे सरकार के साथ में क्या की, पुरंदर की संधि की। ठीक है, इधर देखो बम्बई परिषद ने किसके साथ संधि की, सूरत की, रघुनाथ राव के साथ में। और ये संधि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दी, कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। अब देखो नई संधि हुई है, अब ये रघुनाथ राव से ना होकर पूना के पेशवा से हुई, यानी पेशवा माधव नारायण राव के नेतृत्व में नाना फडणवीस से, यानी 12वाई परिषद से हुई। अंग्रेजों प्लस 12वाई परिषद, हम कह सकते हैं ब्रिटिश और 12वाई परिषद के बीच में पूना की संधि हुई थी। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं पुरंदर की संधि के बारे में। देखिए पुरंदर की जो संधि है वो 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। और ये जो संधि है वारेन हेस्टिंग्स व नाना फडणवीस यानी पूना सरकार या 12वाई परिषद के मध्य हुई थी। संधि की शर्तें याद रखिएगा। संधि की शर्तें कौन कौन सी हैं? ये संधि की शर्तें थीं कि अंग्रेजों और मराठों में प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए, कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी, सालसेट व बसीन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया जाएगा, पूना सरकार अंग्रेजों को युद्ध के खर्चे हेतु 12 लाख रुपया प्रदान करेगी वार्षिक, पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देगा और वह गुजरात चला जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया था। तो याद रखना किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पेशवा माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया था? तो याद रखना पुरंदर की संधि के द्वारा। परंतु अब होता क्या है कि परंतु बम्बई सरकार पुरंदर की संधि को स्वीकार, लेकिन जो बम्बई सरकार थी जिसने सूरत की संधि कर रखी थी किसके साथ में, राघोवा के साथ में, उसको ये पुरंदर की संधि जो वारेन हेस्टिंग्स ने पूना सरकार से की थी, 12वाई परिषद से की थी, यह बम्बई परिषद को यानी बम्बई सरकार को यह संधि स्वीकार ना थी। वह रघुनाथ राव को संरक्षण प्रदान करती रही। डायरेक्टरों ने भी पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया। इससे बम्बई सरकार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और उसने रघुनाथ राव के साथ की गई सूरत की संधि को पुनः स्वीकार कर लिया। और नवंबर 1778 ईस्वी में कर्नल इगर्टन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना वहां भेज दी, जिसने पेशवा की सेना से 9 जनवरी 1779 ईस्वी को पश्चिम घाट में स्थित तालगांव के युद्ध में मात खाई। ठीक है, तालगांव के युद्ध में फिर से हरा दिया मराठों ने अंग्रेजों को। ठीक है, यानी बम्बई सरकार के सेना को। इसके बाद में बड़गांव के युद्ध में महदजी सिंधिया ने अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है, फिर तालगांव के युद्ध में हारने के बाद में बड़गांव के युद्ध में भी महदजी सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। और अंग्रेजों को पराजित होने के बाद में उन्हें अंग्रेजों को 1799 ईस्वी में अपमानजनक बड़गांव की संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, अंग्रेज हार गए तो अंग्रेजों ने एक अपमानजनक संधि की मराठों के साथ, जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी अपमान था। तो वो देखिए कौन सी संधि है, बड़गांव की संधि। याद रखिएगा 1779 ईस्वी में हुई। ये बम्बई सरकार और पूना सरकार यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। और इस संधि की शर्तें इंपॉर्टेंट हैं, शर्तें याद रखिएगा कि अंग्रेज हैं वो मराठों के जो विजित क्षेत्र हैं वो पुनः मराठाओं को लौटा देंगे, यानी मराठाओं से जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने लूटे हैं वो मराठाओं को वापस देने होंगे इस संधि बड़गांव की संधि के द्वारा। हर्जाने के रूप में अंग्रेज मराठों को क्या देंगे, 41,000 रुपये देंगे। राघोबा को पेशवा को सौंप दिया जाएगा, यानी जो रघुनाथ राव है उसको पेशवा को सौंप दिया जाएगा। भड़ौत जिले की आय सिंधिया को दी जाएगी। बंधक के रूप में 2 अंग्रेज अधिकारी यानी फार्मर और स्टीवर्ट इनके नाम थे, मराठों के पास रहेंगे। और यह संधि संगठित मराठा शक्ति की सफलता थी, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक घूट था। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि को अस्वीकार करते हुए कहा था कि संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया, ऐसी बात कही थी वारेन हेस्टिंग्स ने।
ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने सेना की 2 टुकड़ियां को क्रम से जनरल गोडार्ड और जनरल पोफम के सेनापतित्व में मराठों के विरुद्ध भेजा है। यानी जो बड़गांव की संधि थी, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़गांव की संधि को स्वीकार नहीं करते हैं और हम उसको रद्द करते हैं। और इसके बाद में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल गोडार्ड के नेतृत्व में और जनरल पोफम के नेतृत्व में 2 सेना की टुकड़ियां मराठों के विरुद्ध भेज दी। गोडार्ड मध्य भारत को रौंदता हुआ अनेक जगहों पर मराठों को पराजित करता हुआ 15 फरवरी 1780 ईस्वी में अहमदाबाद पहुंचा और इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसके बाद पोफम ने भी क्या किया कि 3 अगस्त 1781 को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जनरल कैमेक ने 16 फरवरी 1781 ईस्वी को सिपरी में सिंधिया को मात दी। किंतु इसी समय ज्ञात हुआ कि हैदर अली और निजाम भी अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता के लिए आ रहे हैं। ठीक है। जब ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों को पता चला कि भाई हैदर अली हैं और हैदराबाद के निजाम है वो मराठाओं की सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो इस खतरे के बीच अंग्रेजों ने मेहदजी सिंधिया की मध्यस्थता से मराठों से क्या कर ली, सालवाई की संधि कर ली। ये सालवाई संधि इंपॉर्टेंट है, कैसे हुई सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए सालवाई की संधि। सालवाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी, यानी मेहदजी सिंधिया ने ये संधि की थी। इसकी जो मध्यस्थता मेहदजी सिंधिया के नेतृत्व में हुई थी और ये अंग्रेज और एवं मराठों के बीच में हुई थी। इस संधि की प्रमुख जो शर्तें हैं उनको याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा माधवराव द्वितीय को औपचारिक रूप से पेशवा स्वीकार किया, दोनों पक्षों द्वारा विजित प्रदेश लौटा दिए गए, पेशवा द्वारा रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाना स्वीकार किया गया, अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया, सालसेट एल्फियंटा पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया तथा शेष सभी क्षेत्र मराठों को अंग्रेजों द्वारा लौटा दिए गए, जिसमें यमुना के पश्चिम में सिंधिया के क्षेत्र पुनः सिंधिया को मिल गए। फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया गया और उसके सारे प्रदेश लौटा दिए गए। इस संधि के परिणाम स्वरूप हैदर अली को अर्काट के नवाब से जीती गई भूमि छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस संधि के परिणाम स्वरूप मैसूर शासक हैदर अली ने अर्काट के नवाब से जीती गई भूमि मराठों के लिए छोड़ी थी। तो याद रखना है कौन सी संधि थी, वो सालवाई की संधि थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और पेशवा माधव नारायण राव से संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है आंग्ल मराठा संघर्ष जिस संधि के अंतर्गत माना जाता है वह थी। तो याद रखना है आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि के मध्य हुई थी, जो बम्बई परिषद और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूरत की संधि के समय बम्बई के गवर्नर कौन थे। तो याद रखना सूरत की संधि के समय बम्बई के गवर्नर थे हॉर्नवी। ठीक है, यानी कुल मिला के बाद फाइनली आपको समझ में आ गई होगी कि बम्बई की जो गवर्नर थे हॉर्नवी ने ही इस आंग्ल मराठा युद्ध को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1775 में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना था। तो याद रखना है सूरत की संधि के तहत क्या कौन पेशवा बने थे, रघुनाथ राव बने थे और इनको राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है पुरंदर की संधि। और याद रखना दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था। तो याद रखना है पुरंदर की संधि मराठों का प्रतिनिधि था नाना फडणवीस। कौन था, नाना फडणवीस था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स मानता था। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने किस संधि को अस्वीकार करते हुए कहा कि संधि की शर्तों
को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया। ये बात कही थी वारेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद अंग्रेजों ने समस्त विजित प्रदेश मराठाओं को लौटा दिए और राघोबा का पक्ष लेना बंद कर दिया तथा सिंधिया को भड़ोच के राजस्व का कुछ हिस्सा देना स्वीकार किया, जो उनके लिए क्या थी, एक अपमानजनक संधि थी। तो याद रखना है बड़गांव की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। तो याद रखना है सालवाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सालवाई की संधि में कंपनी की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। इसका सही आंसर डेविड एंडरसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने आपत्ति काल की एक सफल वार्ता कहा था। तो याद रखना है सालवाई की संधि को। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सालवाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ देने वाली थी। तो इसका सही आंसर है डॉडवेल के अनुसार। किसके अनुसार? डॉडवेल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बड़ी सरलता से मराठा पेशवा को वकील ए मुतलक नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर है सालवाई की संधि के द्वारा नियुक्त किया था और पहला जो वकील और मुतलक बना था वो माधजी सिंधिया था। अगला क्वेश्चन है कि नाना फडणवीस से अंग्रेजों द्वारा लीसट का अधिग्रहण कब किया गया था। तो नाना फडणवीस के द्वारा अंग्रेजों से लीसट का जो अधिग्रहण किया गया वो किया गया सालवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों व मराठों के मध्य शांति बनी रही वह थी। तो वह संधि थी सालवाई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि ने निर्विवाद रूप से अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारतीय राजनीति में स्थापित किया था। तो याद रखना है सालवाई की संधि ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह मराठा शाखा जिसने आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो वह मराठा शाखा थी बड़ौदा के गायकवाड़ फतेह सिंह। इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये थे दोस्तों पेशवा माधव नारायण राव एवं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।